हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इनकम टैक्स की डिडक्शन सेक्शन 80G जो है डोनेशंस टू प्रिस्क्राइब्ड फंड्स। यानी कि अगर आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंड्स में डोनेशन करते हैं तो उसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80G में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट कि डिडक्शन अवेलेबल किसको होगा। तो ये डिडक्शन हर पर्सन को अवेलेबल है, चाहे आप इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शनल पर्सन या फिर एचयूएफ। तो यानी कि किसी भी पर्सन ने अगर डोनेशंस दिए हैं तो वो 80G वाले सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ डोनेशन, यानी कि हमें डोनेशन किस तरीके से देना है कि हमें डिडक्शन क्लेम हो जाए। तो फर्स्ट है इन काइंड, यानी कि अगर हमने किसी को ब्लैंकेट दे दिए या फिर अपने पुराने कपड़े दे दिए, अपनी पुरानी बुक्स दे दी, तो ये होता है डोनेशन इन काइंड। अगर हम किसी को ऐसा डोनेशन देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, बट ऐसा डोनेशन का हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यानी कि अगर कोई पर्सन इन काइंड में डोनेशन देता है तो उसको कोई भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G नहीं मिलेगा। सेकंड है इन कैश। कैश में अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट मैक्सिमम 2000 का डिडक्शन मिलेगा। यानी कि अगर किसी पर्सन ने 10,000 रुपीज़ कैश डोनेट किया है किसी भी प्रिस्क्राइब फंड को, तो मैक्सिमम आप 2000 रुपीज़ की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बाकी का 8000 की डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। थर्ड है इन एनी मोड अदर देन कैश, यानी कि अगर आपने उसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया या फिर कैश दे दिया, या फिर आपने उसे चेक दे दिया या ड्राफ्ट दे दिया, तो कुछ भी अगर आप किसी भी मोड में देना चाहते हैं अदर देन कैश तो वो फुली एलिजिबल है। यानी कि आप जितना भी देंगे आपके लिए वो डिडक्शन आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोनेशन टू होम। अब हमें डोनेशन देना किसको है। तो देखिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रिस्क्राइब कर दिए फंड्स को कि अगर आप इन्हीं फंड्स को पैसा देंगे तो ही आप एलिजिबल है डिडक्शन के लिए। अगर आपने अपनी मन मर्जी जिस मर्जी को दे दिया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो कुछ प्रिस्क्राइब फंड है, आपने उन्हीं को डोनेशन दिया तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नो डिडक्शन। नेक्स्ट है क्वांटम ऑफ डिडक्शन। अब हमें डिडक्शन मिलेगा क्या। तो देखिए इसके लिए इन्होंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है विदाउट एनी लिमिट और सेकंड है विद स्पेसिफाइड लिमिट। विदाउट एनी लिमिट के अंदर हमने दो कैटेगरीज डिवाइड की है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। अगर आप कैटेगरी ए वाले फंड्स के अंदर डोनेशन देंगे तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। तो अगर आपने 10,000 का डोनेशन दिया तो पूरा 10,000 एलिजिबल होगा, 50,000 का डोनेशन दिया तो पूरा 50,000 एलिजिबल होगा, 2 लाख का डोनेशन दिया तो पूरा 2 लाख का अलाउड हो जाएगा। तो यानी कि कैटेगरी ए वाले जो फंड्स हैं अगर आप इसमें जितना मर्जी डोनेशन देंगे पूरे का पूरा फुली अलाउड हो जाएगा। फिर है कैटेगरी बी के फंड्स। अगर आप कैटेगरी बी वाले फंड्स में डोनेशन देते हैं तो वहां पे है 50%, यानी कि आप जितना भी देंगे उसका सिर्फ 50% ही अलाउड होगा। तो अगर किसी पर्सन ने 50,000 रुपीज डोनेट किए तो वो सिर्फ 25,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर आपने 1 लाख रुपए दिया है डोनेशन तो सिर्फ 50,000 क्लेम कर पाएंगे। तो यानी कि जितना भी आप डोनेशन देंगे उसका 50% ही क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट है विद स्पेसिफाइड लिमिट, यानी कि लिमिट लगा दी, उसके अंदर ही लिमिट के अंदर ही आपको डोनेशन डिडक्शन मिलेगा। इसमें भी दो पार्ट्स में फंड्स को डिवाइड किया है, कैटेगरी सी के फंड्स एंड कैटेगरी डी के फंड्स। कैटेगरी सी वाले फंड्स के अंदर आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, बट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कि एक लिमिट लगा दी, उस लिमिट के अंदर आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। और कैटेगरी डी वाले फंड्स के अंदर आपको 50% डिडक्शन मिलेगा। मुझे पता है अभी आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि व्हाट इज दिस क्वालिफाइंग लिमिट एंड व्हाट इज दिस 100% 50%। तो अभी हम आगे और करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले कैटेगरी ए वाले जितने भी फंड्स हैं हम उनकी लिस्ट देख लेते हैं। सो दिस इज द एग्जॉस्टिव लिस्ट है पूरी की पूरी हमारे पास, कि अगर आप इन सारे फंड्स में से किसी में भी डोनेशन देते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी लिमिट। तो 10,000 दिया तो पूरे का पूरा 10,000 एलिजिबल हो जाएगा। ये लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है, तो बाकी के जो फंड्स है वो इस वाली लिस्ट के ऊपर है। तो आपने ध्यान रखना है कि सारे फंड्स के नेम आपको लर्न करने हैं, बट आई नो कि सारे के सारे नेम्स को लर्न करना इट्स नॉट फिजिबल। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक ट्रिक निकाला है कि या तो आपने वर्ड याद रखना है नेशनल, कि अगर फंड के नाम में नेशनल वर्ड आ रहा है या फिर स्टेट नाम आ रहा है या फिर चीफ मिनिस्टर नाम आ रहा है या फिर प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड,
यानी कि सूखा पड़ने के लिए, अगर आपने कहीं पे प्राइम मिनिस्टर के जो सूखा पड़ने के लिए रिलीफ फंड उन्होंने निकाला है, अगर आप यहाँ पे डोनेशन देते हैं तो वो कैटेगरी ए में नहीं है। बाकी जितने भी नेशनल, स्टेट, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के फंड्स हैं वो वहाँ कहाँ पर आएंगे, कैटेगरी ए में आएंगे। इस लिस्ट के अंदर दो नाम और हैं, स्वच्छ भारत कोष जो कि हमें फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से अलाउड कर दिया गया, और क्लीन गंगा फंड। तो ये दोनों और हैं जो कि मोस्टली आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा कि किसी पर्सन ने स्वच्छ भारत कोष में डोनेशन दिया है या फिर किसी पर्सन ने क्लीन गंगा फंड में डोनेशन दिया है। तो ये दोनों भी जो है वो कैटेगरी ए वाले डोनेशन का पार्ट है। तो अगर आप इन वाले फंड्स में डोनेशन देते हैं तो 100% अलाउड हो जाएगा बिना किसी लिमिट के। जैसे ही क्वेश्चन में दिखे कि किसी भी पर्सन ने, किसी भी असेसी ने डोनेशन दिया है क्लीन गंगा फंड में, तो जितना मर्जी अमाउंट हो आपने पूरा अलाउड कर देना है बिना कुछ सोचे समझे। सेकेंड है कैटेगरी बी के डोनेशन, जहाँ पे 50% अलाउड था। तो इसको लर्न करने के लिए इजी सा है, आपने नेहरू फैमिली को लर्न करना है। एक है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, उनकी बेटी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और उनके बेटे राजीव गांधी फाउंडेशन। तो ये तीन तो गांधी परिवार के हो गए, तो आपने इजीली इनको लर्न हो जाएगा, कैटेगरी बी के हैं। और पीछे मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर का ड्रॉट रिलीफ फंड पीछे कवर नहीं हो रहा है क्योंकि वो यहाँ पर कवर है कैटेगरी बी के अंदर। तो अगर आप इन चारों में से किसी भी फंड में डोनेशन देते हैं तो आपको सिर्फ 50% ही अलाउड होगा। तो अगर किसी ने 50,000 रुपीज डोनेशन दिया तो सिर्फ मैक्सिमम वो 25,000 ही क्लेम कर पाएगा। इसके बाद है हमारे पास कैटेगरी सी के फंड्स। कैटेगरी सी के फंड्स भी बहुत इजी से हैं, सिर्फ दो ही तरीके के फंड्स हैं। पहला इन्होंने बोला कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी लोकल अथॉरिटी को या किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हैं और उनका मेन पर्पस है फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना, तो आप कैटेगरी सी में क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी पर्सन ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को डोनेशन दिया या फिर किसी अप्रूव्ड एसोसिएशन को दिया, ताकि जो भी इंडिया के अंदर गेम्स खेले जाते हैं या स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट लगती है उसके लिए आपने दिया, तो अगर कहीं पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वगैरह बन रहे हैं और आप वहां पे डोनेशन देते हैं तो वो भी एलिजिबल होगा अंडर कैटेगरी सी। इसके बाद है कैटेगरी डी के डोनेशन। कैटेगरी डी के डोनेशंस में है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट को या फिर किसी लोकल अथॉरिटी को चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन वो फैमिली प्लानिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो फैमिली प्लानिंग होगा तो वो कहाँ कवर होगा, कैटेगरी सी में। तो फैमिली प्लानिंग नहीं होना चाहिए, बाकी अदर देन कोई भी पर्पस हो सकता है। सेकंड है कि अगर आपने किसी भी बॉडी या किसी भी इंस्टीट्यूशन को दिया है ताकि वो हाउसिंग के लिए प्लानिंग कर सके, डेवलपमेंट कर सके या फिर किसी विलेज, टाउन या सिटीज को प्रमोट इम्प्रूव कर सके, तो वो भी इस कैटेगरी डी में कवर है। इसके बाद है कि अगर हमने किसी कॉरपोरेशन को दिया है ताकि वो, उनका मेन पर्पस क्या है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो वो सेक्शन कैटेगरी डी में कवर है। इसके बाद है कि अगर हमने किसी टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा या फिर चर्च या किसी भी नोटिफाइड प्लेस के लिए हमने कोई चंदा वगैरह दिया है, जैसे रिपेयरिंग के लिए या फिर रेनोवेशन के काम के लिए, तो वो एलिजिबल होगा कैटेगरी डी में। बट नोटिफाइड है, यह ध्यान रखना, ये नहीं है कि अपने पास वाले हनुमान मंदिर में गए और वहां पे जाके आपने डोनेशन दिया, तो वो अलाउड नहीं होगा। टेम्पल कौन सा होना चाहिए, नोटिफाइड होना चाहिए, नोटिफाइड टेम्पल, नोटिफाइड मॉस्क, ठीक है। तो नोटिफाइड जगह पर ही देना है, अपने पास के या पड़ोस के मंदिरों में नहीं देना। इसके बाद है क्वालिफाइंग लिमिट। अब देखिए पीछे मैंने बोला था कैटेगरी सी और कैटेगरी डी में क्वालिफाइंग लिमिट हमें चेक करना है। तो ये क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब क्या है, क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो पहले एडजस्टेड जीटीआई कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम उसका 10% कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले हम एडजस्टेड जीटीआई कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए है कि सबसे पहले हमें जीटीआई कैलकुलेट करना है, ग्रोस टोटल इनकम। सबको पता है ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकलती है, सारे पांचों हेड्स की जो इनकम होती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इन सबको एड अप करने के बाद हमें ग्रोस टोटल इनकम मिलता है। उसमें से हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हमारा स्पेशल रेट का टैक्स लगता है, तो हमने उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर देना है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, तो ये भी हमारा इसके ऊपर अलग से स्पेशल रेट का टैक्स लगता है, इसलिए हमने इसको भी यहाँ से हटा दिया। उसके बाद जितनी भी डिडक्शंस है हमारी सेक्शन 80C से 80U तक, हमें उन सबको भी लेस कर देना है। तो जैसे अगर किसी ने 80C में कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो यहाँ से लेस हो जाएगा।
इन सबको कैलकुलेशंस करने के बाद हमें मिलेगा एडजस्टेड जीटीआई, और इस एडजस्टेड जीटीआई का हम 10% निकालेंगे तो हमें मिल जाएगी हमारी क्वालिफाइंग लिमिट। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक पर्सन की जीटीआई है 15 लाख रुपीज, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20,000 रुपीज। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि अदर कैपिटल गेन है। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला, जो कि 1 लाख रुपीज है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख रुपीज का, और डिडक्शन है उसकी सेक्शन 80C, 80D और 80E में 2 लाख रुपीज की। तो हम जीटीआई कैलकुलेट कर सकते हैं, एडजस्टेड जीटीआई। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिला 10 लाख रुपीज। तो हमारी क्वालिफाइंग लिमिट क्या हो जाएगी, इस 10 लाख रुपीज का 10% जो आएगा 1 लाख रुपीज, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वालिफाइंग लिमिट। अब हमें इस लिमिट को चेक करके अपना डोनेशन का अमाउंट चेक करना है। तो चलिए अभी सेक्शन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी पर्सन ने कैटेगरी ए में डोनेट किया 80,000 रुपीज टोटल, कैटेगरी में डोनेट किए टोटल 20,000 रुपीज, कैटेगरी सी में टोटल 90,000 रुपीज एंड कैटेगरी डी में 30,000 रुपीज। ये सारे जो है मैं अज्यूम कर रही हूँ कि उसने ऑनलाइन ट्रांसफर ही किए हैं, कोई कैश में पेमेंट नहीं किया। उसके बाद क्वालिफाइंग लिमिट हमने पीछे देखा था हमारी 1 लाख रुपीज की आई थी। अभी 10 लाख का 10% कैलकुलेट किया था ना, तो वो 1 लाख रुपीज आया था। तो देखिए कैटेगरी ए के डोनेशन मैंने बोला था 100% एलिजिबल होगा, तो 100% अलाउड हो जाएगा हमें 80,000 रुपीज का, पूरा 80,000 रुपीज हमें अलाउड हो जाएगा। कैटेगरी में बी में आप जितना मर्जी डोनेट करो, आपको सिर्फ 50% ही अलाउड होगा। तो 20,000 रुपीज का 50% 10,000, यानी कि कैटेगरी बी के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 10,000 ही अलाउड होगा। कैटेगरी सी और कैटेगरी डी में हमें अलाउड होगा 100% एंड 50%, बट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब हमें पहले क्वालिफाइंग लिमिट चेक करनी है। तो देखिए हमारी लिमिट कितनी आ रही है, 1 लाख रुपीज आ रही है, और हमने डोनेशन टोटल कितना दिया है, 90,000 प्लस 30,000। तो टोटल डोनेशन है हमारा 1,20,000 रुपीज का। तो टोटल 1,20,000 ज्यादा है ना हमारी लिमिट से, तो हमें तो लिमिट सिर्फ 1 लाख तक की मिली है। तो अब हमें अपने डोनेशंस को इस तरीके से डिवाइड करना है कि हमें पूरा 1 लाख रुपीज हमारा कवर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 90,000 रुपीज तो सी वाले डोनेशन को दे देंगे, और बचे हुए 10,000 रुपीज हम डोनेशन कैटेगरी डी को दे देंगे, क्योंकि कैटेगरी डी में कितना अलाउड होगा, सिर्फ 50% अलाउड होगा। तो इसीलिए हम कैटेगरी डी में कितना देंगे, जो रेस्ट बच जाएगा। तो 10,000 हमने दिया कैटेगरी डी में, तो हमारी लिमिट फुलफिल हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई। 90,000 कैटेगरी सी और 10,000 कैटेगरी डी में। अब देखिए कैटेगरी सी में हमने बोला था 100% अलाउड हो जाएगा, तो 90,000 का पूरा 90,000 अलाउड हो जाएगा इन कैटेगरी सी। और कैटेगरी डी में कितना बचा, 10,000। तो 10,000 का 50% हम देंगे 5,000 रुपीज, हमारा डिडक्शन डोनेशन का अमाउंट हो जाएगा कैटेगरी डी में। तो यानी कि कैटेगरी डी में हमें मिलेगा सिर्फ 5,000। तो कैटेगरी ए का 80,000, कैटेगरी बी का 10,000, कैटेगरी सी का 90,000 एंड कैटेगरी डी का 5,000। इन सबको एड अप कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो हम 80G में कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए आपको कैटेगरी ए और बी का तो क्लियर हो गया होगा, कैटेगरी सी और डी में अगेन अभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। तो देखिए कैटेगरी सी के डिडक्शन के लिए हमने क्या कहा था कि हमारी लिमिट थी 1 लाख रुपीज की। अब कैटेगरी सी में मैंने अज्यूम किया कि हमने डोनेशन दिया 1,20,000 रुपीज का, और कैटेगरी डी में दिया 20,000 रुपीज का। लिमिट है मेरी 1 लाख रुपीज की। तो अगर मैं कैटेगरी सी वाले डोनेशन देखूं तो पूरी लिमिट तो मेरी कैटेगरी सी में ही एग्जॉस्ट हो गई, 1 लाख रुपी। तो यानी कि मैं सिर्फ 1 लाख रुपी का ही 1 लाख रुपए की जो लिमिट है वो मैं कैटेगरी सी में लगा रही हूँ, और मुझे 1 लाख का पूरा 1 लाख अलाउड हो जाएगा अंडर कैटेगरी सी। ठीक है, उसके बाद है कैटेगरी डी के डोनेशन के लिए तो मेरे पास कोई लिमिट बची ही नहीं, तो इसीलिए जब मेरे पास लिमिट नहीं बची तो मुझे कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर कैटेगरी डी। तो कैटेगरी डी में जो 20,000 रुपीज मैंने डोनेट करे उसके लिए मैं कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ कैटेगरी सी में 100% यानी कि 1 लाख की डिडक्शन क्लेम कर सकती हूँ। अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल थर्ड। अब मान लेते हैं कि किसी ने कैटेगरी सी में 80,000 का डोनेशन दिया और कैटेगरी डी में 20,000 का डोनेशन दिया। तो कैटेगरी सी में लिमिट देखो कितना था, 1 लाख रुपीज का था। तो 80,000 प्लस 20,000 1 लाख रुपी, यानी कि हमारी जो लिमिट है वो इसी के अंदर आ रही है। तो पूरे का पूरा हमें लिमिट लगाने की अब जरूरत नहीं है।
अब पूरे का पूरा 100% यानी कि 80,000 का 100% 80,000 तो पूरा अलाउड हो जाएगा अंडर कैटेगरी सी। और कैटेगरी डी का 20,000 का 50% अलाउड होगा तो 10,000 रुपीज, यानी कि टोटल हमें कितना अलाउड हो जाएगा 80,000 प्लस 10,000 90,000। तो इस केस में हम सिर्फ 90,000 ही डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। आई होप आपकी जो कंफ्यूजन थी सेक्शन 80G को लेके वो काफी हद तक अब दूर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।